हाय एवरीवन, मैं नेहा। आज मैं BA 3 सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फ़िलॉसफी के अंतर्गत पर्स के अर्थ सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। तो पर्स का जो अर्थ सिद्धांत है, पर्स के अर्थ सिद्धांत को जानने से पहले हमें अर्थ सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो अर्थ सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है कि किसी चिन्ह, भाव, हमारे कोई भी चिन्ह, भाव, कॉन्सेप्ट, प्रस्तावना आदि का जो अर्थ हम निकालते हैं, उसका जो मीनिंग हम निकालते हैं वो किस आधार पर निकालते हैं, उसका आधार क्या है। तो पर्स के अर्थ सिद्धांत की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें उसकी पृष्ठभूमि विचार और विश्वास और आदत के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि या वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो विश्वास के बारे में यह कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार से कार्य जो करने का हमारा संकल्प होता है और इसी प्रकार से कार्य को भविष्य में करते रहना हमारी आदत बन जाती है। तो अर्थ के निरूपण का जो आधार है वह क्रिया है और विश्वास की अनिवार्य अभिव्यक्ति का आधार आदत है और आदत की जो सार्थकता का आधार है हमारी क्रिया है। तो यहाँ पर जैसे एक एक वर्ड आ रहा है हमारा कि आदत की सार्थकता का आधार क्रिया है। तो आदत हमें किसी चीज़ की कैसे होती है, जैसे कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, जब वो बहुत टेंशन में होता है तो उसको कुछ लगता है कि मीठा जब हम खाएंगे तो हमारा टेंशन कम हो जाएगा। तो बचपन से वह इसी क्रिया को, इसी काम को अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से करते रहता है और उसको रिपीट करते करते ये उसकी आदत बन जाती है और बड़े होने के बाद भी उसका ये आदत बना रह जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आदत जो है, आदत का हमारा आधार जो है वह हमारी क्रिया है और विश्वास की अभिव्यक्ति हमारी आदत होती है। तो हम विश्वास जो होता है, विश्वास जो है वह संशय से शुरुआत होती है विश्वास का। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ संशय होता है, तो उस संशय को दूर करने के लिए हम अन्वेषण करते हैं और अन्वेषण के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसको हम विश्वास कहते हैं। तो विश्वास जो है, विश्वास की अभिव्यक्ति आदत के द्वारा मानी गई है। तो आदत, जब हम अपनी स्वेच्छा से, हमको अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे इस प्रकार से काम करने से, या जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसा विश्वास है कि पूजा करके घर से निकलने से मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो वैसे क्या होता है कि उसको इस बात पर विश्वास है और जिस दिन उसके साथ अच्छा नहीं होता तो उसको लगता है कि ज़रूर आज मैंने कुछ पूजा पाठ करने में कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए हो सकता है मेरे साथ आज अच्छा ना हुआ हो। तो विश्वास की अभिव्यक्ति को, विश्वास की अनिवार्य अभिव्यक्ति जो होती है वो आदत के आधार पर होती है और अर्थ के निरूपण का आधार जो है, जिसको अंततः कहा गया, क्रिया के आधार पर होती है। मतलब अर्थ, हम किसी भी भाव, चिन्ह, प्रस्तावना आदि का जो हम अर्थ निकालते हैं तो उसका आधार क्रिया माना गया है पर्स के सिद्धांत में। मतलब व्यवहार आश्रित जो अर्थ सिद्धांत है, ये इसको सर्वप्रथम इसको पर्स ने ही हमारे समक्ष रखा था। तो पर्स का यह मानना है कि पर्स की वैज्ञानिक भाषा में जिसका अर्थ निरूपण होता, पर्स की वैज्ञानिक भाषा में जिसका अर्थ निरूपण होता है वह वस्तुतः एक चिन्ह है। और किसी चिन्ह क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई वह भाव हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, प्रस्तावना हो सकती है। तो इसकी जो अर्थ निर्णयता है, इसका जब हम अर्थ का निर्णय का अर्थ क्या होगा इसका, तो अर्थ निर्णय में का जो आधार होता है वो हमारा व्यवहार है। तो उन अर्थ निर्णयता का जो आधार है वो हमारे व्यवहार पर आधारित होता है। तो पर्स के पहले जितने भी दार्शनिक थे तो उन्होंने भी अर्थ सिद्धांत मतलब हम अर्थ किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके लिए उन्होंने उसको 3 वर्गों में बांटा गया है पूरे दार्शनिक को। तो जैसे कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है हमारा सार निर्देश के रूप में अर्थ, दूसरा है निर्देशात्मक अर्थ सिद्धांत और तीसरा है हमारा प्रतिमा मूलक अर्थ सिद्धांत। तो पहले जो हमारा है सार निर्देश के रूप में अर्थ,
तो सार निर्देश के रूप में अर्थ का सिद्धांत जो है यह अरस्तु के विचारों से प्रभावित है, और इसके बारे में यह कहा गया कि जैसे मनुष्य के बारे में अगर हमको जानना है तो मनुष्य के सार गुणों के बारे में जानना हमें आवश्यक है। तो जैसे मनुष्य का सार गुण होता है, मनुष्य में विवेकशीलता होती है, और मनुष्य जो होता है जीवत्व एवं विवेकशीलता मनुष्य के अनिवार्य एवं सार्वभौम लक्षण है, और ये उनके सार गुण भी। लेकिन क्या हम इन सार गुणों के आधार पर मनुष्य को पूर्णतः जान सकते हैं, सारे मनुष्यों को? तो इसका जवाब हमें ना में आता है। तो इस सिद्धांत को अर्थ सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं मिली, क्योंकि किसी भी भाव का अर्थ समझने के लिए उसके सार गुणों को जानने से सर्वदा हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरा है निर्देशात्मक अर्थ सिद्धांत। तो निर्देशात्मक अर्थ सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया कि इसके अनुसार हर शब्द जो भाव व्यक्त करता है वह किसी वस्तु की ओर निर्देश करता है, अर्थात उसी में उसका अर्थ निहित रहता है। जैसे हम अगर कहते हैं पुस्तक, तो पुस्तक शब्द का जो अर्थ है तो हम पुस्तक की ओर निर्देश करते हुए इस शब्द को हम कहते हैं, तो जिससे इस शब्द को सार्थकता मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं या ऐसे भाव हैं जिसको हम वस्तु के रूप में निर्देशित नहीं कर सकते, या वस्तु के रूप में हम उसको नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये निर्देशात्मक अर्थ सिद्धांत है, तो इससे क्या होगा, यह अर्थ सिद्धांत को सीमित कर देगा, एक लिमिटेड एरिया में उसको बंद कर देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका हम किसी वस्तु के रूप में उसको हम निर्देशित नहीं कर सकते। इसका तीसरा जो है वह प्रतिमा मूलक अर्थ सिद्धांत है। तो प्रतिमा मूलक अर्थ सिद्धांत अगर हम इसको सिंपली समझे तो कोई भी शब्द बोलने से हमारे मन में जो प्रतिमा बनेगी, तो उसके आधार पर हम उस वस्तु को, उस भाव को पहचाने, तो इस प्रतिमा मूलक सिद्धांत कहा गया। लेकिन प्रतिमा मूलक सिद्धांत में एक ये गड़बड़ी है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर किसी भी शब्द को बोलने से अलग अलग विचार, अलग अलग भाव, अलग अलग चित्र बनते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि शब्द का जो एक कॉमन मीनिंग है, जो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। अगर जैसे कि अगर हम मान लें कि हम स्क्वायर बोल रहे हैं, स्क्वायर मतलब चतुर्भुज, तो चतुर्भुज वर्ग होता है, तो वर्ग बोल रहे हैं, तो वर्ग का अगर हम किसी के माइंड में अगर उसका पिक्चर त्रिकोण जैसा बन जाए, किसी के माइंड में सर्कल जैसा पिक्चर बन जाए, तो इस वजह से इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। तो पर्स के अर्थ सिद्धांत को हम एक विशेष अर्थ में एक नाम दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं संक्रियात्मक अथवा व्यवहार मूलक अर्थ सिद्धांत। तो पर्स के अनुसार जब हम अर्थ ढूंढते हैं, तो अर्थ जब हम ढूंढ रहे हैं तो वह कोई वस्तु नहीं है, प्रतिमा नहीं है, अथवा कोई भाव नहीं है। तो पर्स जो है वो इस अनिश्चितता से बचने के लिए वो एक चिन्ह है, इसका चिन्ह का ही व्यवहार हर जगह करते हैं। तो उनके अनुसार वस्तुतः हम चिन्हों के अर्थ का निरूपण करते हैं, और उनके व्यापक अर्थ में चिन्ह के अंतर्गत हमारे भाव, विचार, विश्वास, शब्द आदि सभी आ जाते हैं। तो चिन्हों में भी सभी चिन्ह जो होते हैं वो अर्थ सूचक नहीं होते। तो पर्स अपने अर्थ सिद्धांत को बौद्धिक चिन्ह तक सीमित कर देते हैं। तो पर्स जो है, पर्स के निम्नलिखित या उनकी उक्ति प्रसिद्ध ही नहीं, उनके अर्थ सिद्धांत की आधारशिला भी मानी गई है। तो वो कहते हैं कि हमारे विचार के जो विषय हैं, उनके विषय में यह सोचा जा सकता है कि किस प्रकार के व्यवहार में वे फलीभूत हो सकती हैं। ऐसे ही फलों के विचार से उस वैचारिक विषय का अर्थ निर्धारित होता है। तो इसका एग्जाम्पल देकर के इसमें बताया गया है, जैसे कि हम किसी वस्तु को जब हम कड़ा कहते हैं, तो अब कड़ा जो है इसका चिन्ह या इसका अर्थ क्या होगा। तो पर्स कहते हैं कि पहले हमें यह सोचना होगा कि जो कड़े का विचार है किस प्रकार की क्रियाओं में फलीभूत हो सकता है। तो सोचने पर कुछ प्रकार के फलों का विचार आता है, जैसे कि यदि हम उस वस्तु पर, जिस वस्तु को हम कड़ा कह रहे हैं, तो उस पर हम उंगली से दबाव डालते हैं, तो उस दबाव से हमें क्या महसूस होता है। यदि हम उसको खरोचते हैं तो उसके ऊपर खरोच होगा या नहीं कहता है। तो पर्स कहते हैं कि इसी के आधार पर, इन्हीं क्रियाओं के आधार पर और इन्हीं क्रियाओं के विचारों के आधार पर हम अर्थ को निरूपित
करते हैं। अगर हम जैसे तो इसमें बुक में करा दिया हुआ, तो अगर हम जैसे कि मुलायम शब्द का हम मतलब मुलायम शब्द है तो हम उसका अर्थ खोजने का प्रयास करेंगे। तो मुलायम शब्द में भी हम जैसे उसको दबा के देखेंगे, तो उसको दबाने से क्या होता है, वो दब जाता है। उसको खरोचने से उस पर खरोच आ जाएगा, क्योंकि वो मुलायम है तो उसका ऊपर का जो स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो हम अगर हम उसको उंगली से खरोचने का प्रयास करेंगे तो उसके ऊपर की सतह हट जाती है। तो इनके अनुसार अर्थ का जो अर्थ बोध की स्पष्टता है अथवा प्रांजलता है, तो बोध जो है हमारा वह स्पष्ट तभी हो सकता है जब उसके द्वारा संभावित क्रियाओं का विचार हम स्पष्ट करेंगे। तो अर्थ निरूपण जो है वह एक प्रकार की इसमें अनुवाद की क्रिया मानी गई है। तो यदि एक प्रकार की क्रिया हो तो उसका एक प्रकार का फल होगा। वैसे ही फलों के विचार द्वारा हम चिन्हों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो इसमें इसको पर्स के अर्थ निरूपण प्रक्रिया को हम 4 खंडों में विभाजित करते हैं। सोपाधिकता का स्तर, व्यवहार का स्तर, पूर्व सूचक स्तर और चौथा है हमारा फलों के अनुभव का स्तर। तो इसमें जो पहला है हमारा सोपाधिकता का स्तर। सोपाधिकता का स्तर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि जैसे हम करा कर रहे हैं, तो यदि वह यह करेगा, सोपाधिकता का मतलब यदि हम यह करेंगे तो ऐसा होगा। तो इसमें जिसको अगर हम खरोचेंगे तो इस प्रकार की क्रिया करें, अगर हम खरोचेंगे तो उस पर खरोच होगा अथवा नहीं होगा। दूसरा है हमारा व्यवहार का स्तर। तो व्यवहार का स्तर जो है इसके बारे में कहा गया है, तब कुछ निश्चित प्रयोगों का विचार आता है। तो उंगली से खरोचना या हम लोग कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। व्यवहार का स्तर, व्यवहार जाम दिया हुआ तो यहाँ पर हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इसमें है पूर्व सूचक स्तर, तब उन प्रयोगों का अनुमानित फलों के विषय में, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हम वैसा क्रिया करेंगे तो उसका हमें क्या फल मिलेगा। और चौथा है हमारा फलों के अनुभव का स्तर। तो इस स्तर में हर प्रक्रिया के अनुमानित फलों का बोध होता है। तो जैसे खरोचने का फल, जब हम खरोचने की क्रिया करें तो खरोचने का फल हमें क्या मिलेगा, मतलब खरोच रहे तो उससे उस वस्तु पर खरोच के निशान आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। तो ये हम क्रियाओं के तो फलों के अनुभव का जो स्तर है जिसमें बताए हम कि खरोचने का फल हमें क्या मिलता है। तो खरोचने का फल, खरोच का नहीं होना, दबाने की क्रिया, फल प्रतिरोध का अनुभव, मतलब जो कड़ा वस्तु है अगर हम उसको दबाएंगे तो उसका प्रतिरोध होगा, अर्थात वो वस्तु में हम दबाव महसूस नहीं करेंगे बल्कि दबाव का उल्टा हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। और खरोचने से उसमें खरोचने का नहीं आएगा, निशान नहीं आएगा। तो पर्स के अनुसार किसी भी चिन्ह का जो अर्थ होता है अंतिम रूप में अथवा पूर्णतया निश्चित रूप में तय नहीं होता है, क्योंकि इनका मानना है कि अर्थ निरूपण का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी भी चिन्ह के अर्थ को हम निश्चित कर दे, मतलब फिक्स कर दे कि इसका अर्थ यही होगा। वो कहते हैं कि उनका यह मानना है कि यह संभव नहीं है। अर्थ जो है वह वस्तुतः जो होता है वह अर्थ बोध है। तो अर्थ निरूपण का अर्थ यथासंभव उस अर्थ को स्पष्ट करना है। अर्थ बोध मतलब अर्थ का हमको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ अर्थ को किसी शब्द के साथ उस अर्थ को बांधने का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब अर्थ को हमें शब्द या चिन्ह के साथ बांधना नहीं है, हमें अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। तो अर्थ का ज्ञान हमें किस प्रकार होता है। तो पर्स के इस अर्थ सिद्धांत को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है वैचारिक एक सोपाधिकता का स्तर, सोपाधिकता का खंड, और दूसरा है अनुमानित अनुभव का स्तर। तो जो हमारा सोपाधिकता का स्तर, सोपाधिकता खंड है वैचारिक, उसके अंतर्गत जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसी का 3 है, सोपाधिकता का स्तर, व्यवहार का स्तर और पूर्व सूचक स्तर। और अनुमानित अनुभव का स्तर के अंतर्गत हमें फलों के अनुभव का स्तर आता है। तो जिसमें हम मतलब फल हमें क्या मिलेगा, हम जो प्रयोग कर रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं उसके बाद हमको क्या फल आएगा, तो हम जो अनुमानित करते हैं तो यही हमारा अनुमानित अनुभव का स्तर के अंतर्गत आता है। तो अर्थ निरूपण की जो प्रक्रिया है वह एक सीधी प्रक्रिया नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें किसी भाव चिन्ह को सीधे किसी दूसरे भाव से स्पष्ट हम कर लें।
यह एक प्रयोगात्मक स्थिति का विचार जागता है जिसमें हेत्वाश्रित उपकरण उपस्थित हो जाते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हमें उसका परिणाम, मतलब यदि हम यह क्रिया करेंगे तो हमको उसका परिणाम यह मिलेगा। तो अब उन्हीं फलित होने वाली क्रियाओं के आधार पर पर्स अर्थबोध को स्पष्ट करते हैं। तो पर्स के अर्थ सिद्धांत की कुछ विशिष्टताएं हैं। जैसे उन्होंने बताया, पहला उनका यह विशिष्टता है कि पर्स के अर्थ सिद्धांत की व्याख्या से यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि अर्थ निरूपण के लिए हमें कुछ वास्तविक प्रयोग करने होंगे। जैसे करे के अर्थ को जानने के लिए कड़ी चीज़ को हमें खरोचना पड़ेगा, उस पर दबाव डालना लेगा। लेकिन यहाँ पर्स का तात्पर्य वास्तविक रूप में क्रिया करने से नहीं है, यहाँ वैचारिक क्रिया है, मतलब हम अपने विचारों में उस क्रिया को कर रहे हैं। तो दूसरा है इनकी दूसरी विशेषता है कि अर्थ जो है निश्चित प्रयोग से उत्पन्न नहीं होता है, प्रयोगात्मक स्थिति से उत्पन्न होता है। जब निश्चित रूप से हमें प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके बारे में सोचकर उसके मन में उसके प्रयोग करने के बाद हमें उसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में सोचने से हम प्रयोगात्मक स्थिति पर विचार कर सकते हैं। तीसरा है कि पर्स जो है वह अर्थ के लिए जब क्रियाओं की बात करते हैं तो वो क्रियाएं वास्तविक क्रियाओं के रूप में संपादित क्रियाएं नहीं होती है, बल्कि क्रिया विचार होती है। तो कल्पना करके यह सोचा जाता है कि उन क्रियाओं के संभावित फल क्या हैं और इन्हीं फलों के आधार पर अर्थबोध को स्पष्ट किया जाता है। फिर इसके बाद इसका चौथा है कि यहाँ पर एक तथ्य हमारे समक्ष और स्पष्ट हो रहा है कि सामान्यतः ऐसा सोचा जाता है कि किसी शब्द या अवधारणा का अर्थ जो है उसके व्यवहार या उत्पत्ति के पहले ही तय होता है, लेकिन इसी कारण अर्थ में एक प्रकार की निश्चितता मिली होती है। लेकिन पर्स के अनुसार भूत की ज्ञानात्मक उपलब्धियों का हाथ अर्थ निरूपण में जो भी हो, अर्थ निरूपण की प्रक्रिया का जो संबंध होता है वह भविष्य से भी होता है। मतलब भूतकाल में किसी भी शब्द का अर्थ कुछ और रहा हो और भविष्य में शायद उस चिन्ह का अर्थ, उस चिन्ह का, उस भाव का मीनिंग जो है वो चेंज हो सकता है। पांचवा है कि पर्स की महत्वपूर्ण उक्ति है व्यवहारिक क्रिया परिणाम। तो इसका यहाँ पर अर्थ हम लोग स्पष्ट करते हैं तो अंग्रेजी के बियरिंग जो शब्द है, इसको प्रैक्टिकल बियरिंग भी कहा जाता है। तो बियरिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धारण किया गया। अर्थात जब पर्स कहते हैं किसी अवधारणा के प्रैक्टिकल बियरिंग के विषय में सोचे तो उनका तात्पर्य है कि जिसका अर्थ हमको ढूंढना है उसकी प्रयोगात्मक क्रियाओं के बारे में उसको धारण करना है। तो यहाँ पर धारण करने की क्रिया या व्यवहार में क्या अंतर होता है, तो उनका तात्पर्य यह सोचना है कि जिसका अर्थ हमको ढूंढना है उसके धारण करने से क्रिया या व्यवहार में क्या अंतर पड़ेगा। इसके बाद छठा विशेषता जो है इनका, तो उसमें यह बताते हैं कि पर्स अपने अर्थ सिद्धांत में उपयोगिता की बात नहीं करते हैं। मतलब उपयोगिता और व्यवहारिकता, यहाँ दो बातें हैं। जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है उस आधार पर ये शब्दों की अर्थ को नहीं निकालते, ये शब्दों के अर्थ को क्रियाओं के आधार पर निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि पर्स अपने अर्थ सिद्धांत में उपयोगिता की बात नहीं करते हैं, उनके लिए क्रियाओं की व्यवहारिकता के विचार में उपयोगिता को होना अनिवार्य नहीं है। तो अर्थ निरूपण की जो प्रक्रिया है वह उपयोगिता के विषय में नहीं सोचती है, बल्कि वह व्यवहारिकता के विषय में सोचती है। या हम ये कह सकते हैं कि पर्स जो है वो व्यवहारिकता को स्वीकार करते हैं, उपयोगिता को नहीं मानते हैं। और सातवां है कि जिसका भी अर्थ निरूपण होता है वह चिन्ह है, वो चिन्ह उसको उस कारण से करते हैं क्योंकि वो अपने में कोई बोध नहीं देते हैं। जब हम किसी शब्द का व्यवहार किसी भाव या अवधारणा के लिए करते हैं तो हम समझते हैं कि तो जब हम किसी शब्द का व्यवहार किसी भाव या अवधारणा के लिए करते हैं तो हम यह समझते हैं कि यह भाव या अवधारणा जो है वह उस शब्द का चिन्ह है, किंतु वस्तुतः दोनों ही चिन्ह ही है। एक शाब्दिक चिन्ह होता है और दूसरा होता है अवधारणात्मक। तो वे चिन्ह मात्र इसलिए है क्योंकि वे अपना स्वयं का अर्थबोध देने में असमर्थ है, तो क्रिया विचार से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है।
तो इसके बाद बताया गया है 8वां अर्थ सिद्धांत है विशिष्टता अर्थ सिद्धांत की, कि पर्स का जो अर्थ सिद्धांत है वह हर प्रकार के चिन्ह या हर प्रकार की अवधारणा के अर्थ निरूपण का वे प्रयास नहीं करते हैं। वह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि उनका उद्देश्य केवल बौद्धिक अवधारणाओं के अर्थ निरूपण से है। तो बौद्धिक अवधारणाओं से उनका क्या तात्पर्य? तो वो कहते हैं कि जो विचार के लिए तथा बोध के लिए प्रासंगिक हो, जिस पर हम विचार कर सकते हैं। तो इस विवरण में वो अपनी अर्थ सिद्धांत को, इसकी सीमा को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं करते। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम लाल शब्द बोलते हैं, लाल रंग के बारे में बोलते हैं, तो लाल रंग से हमारे मन में कोई क्रिया की उत्पत्ति नहीं होगी, सिर्फ एक रंग की अनुभूति होगी, वो भी जब हम उसको किसी वस्तु से जोड़ के देखते हैं तब। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि पर्स का जो अर्थ सिद्धांत है वह सभी प्रकार के चिन्हों के अर्थ को निरूपित नहीं करता है। उसके बाद ये कहा गया है इसमें कि पर्स के अर्थ को व्यक्ति केंद्रित बनाया गया है। एक भाव विचार से जिस प्रकार का क्रियाफल एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होगा, तो उसी के अनुरूप वही क्रियाफल दूसरे व्यक्ति के मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो हर व्यक्ति के मन में हर अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाफल उत्पन्न होंगे और हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको उस भावना को या उस शब्द का अर्थ ढूंढने का प्रयास करेगा। तो इसी के बारे में पर्स कहते हैं कि जब अगर प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग सोच होगी किसी वस्तु के, किसी शब्द को लेकर के, उसके मन में अलग अलग प्रकार के क्रियाफल चलेंगे, तो दो व्यक्तियों के बीच में आपस में इस बात को लेकर के संवाद नहीं हो सकता। तो संवाद कब होगा? जब दोनों का सोच एक जैसा होगा। तो इसी पर कहा गया है। तो अब इनके जो इस अर्थ सिद्धांत है, तो इस पर समीक्षा हुई, इनको सभी ने इस रूप में नहीं स्वीकारा। तो उनका मानना है कि पर्स का जो अर्थ सिद्धांत की मूल अवधारणा है व्यवहारिकतावाद, तो यहाँ पर वो उसको क्लियर नहीं करते हैं। दूसरी इसकी अवधारणा है क्रियाफल विचार। तो क्रियाफल विचार के बारे में इनका कहना है कि क्या किसी भाव पर विचार करने से उसके सभी क्रियाफल स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्रिया जो होती है वो, या कुछ उसके जो किसी भी वस्तु का भाव है या गुण है, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता है। तो हम सिर्फ क्रियाफल के बारे में सोच करके हम उसका अर्थ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अर्थ सिद्धांत जो है, पर्स का जो अर्थ सिद्धांत है वह कोई अर्थ सिद्धांत नहीं है, लास्ट में यह कहा गया, और अर्थ बोध निरूपण का अंश भी नहीं है, और यह अर्थ बोध को स्पष्ट करने का एक अयथेष्ट ढंग कहा गया है।